आज अपन पढ़ते हैं 12वीं क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य विशेष तौर पे कृषि है और आखेट वगैरह और पश्चान वगैरह, इसको अपन प्राथमिक कार्य कहते हैं। तो आज मैंने प्राथमिक कार्य जो पार्ट है इसके 3-4 नोट्स बनाए हैं, अच्छे क्वेश्चन बने हैं। अगर इस हिसाब से अपन पढ़ते हैं तो काफी हमारी हेल्प हो जाती है पढ़ने में। तो इन पॉइंट्स की जो विशेषताओं के जो जितने पॉइंट्स हम सभी को अपन ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्राथमिक कार्य में पहला जो कार्य है वह है जीवन निर्वहन कृषि की विशेषताएं क्या होती है। इसमें जो लिखा गया तरीका वो पैसेज के हिसाब से वह किताब में लिखा गया, तो मैंने इन विशेषताओं को अपने हिसाब से लिखा है। तो ये याद करने का ट्रिक सबसे सुंदर ट्रिक मान सकते हैं। तो जीवन निर्वहन जो कृषि है उसको आप सही कर लीजिएगा, ये जीवहन नहीं जीवन निर्वहन है। जीवन निर्वहन कृषि की विशेषताएं क्या होती है। तो यह जीवन निर्वहन के लिए की जाती है, इसकी पहली विशेषता होगी। यानी जीवन निर्वहन कृषि की पहली विशेषता होती है यह जीवन निर्वहन के लिए की जाती है। और पॉइंट नंबर 2 बनेगा यह अविकसित और विकासशील देशों में की जाती है। पॉइंट नंबर 2 था जीवन निर्वहन के लिए की जाती है जीवन निर्वहन कृषि। नंबर 2 अविकसित राष्ट्रों में की जाती है। नंबर 2 विकासशील देशों में भी यह की जाती है। और तीसरी विशेषता इसकी होगी यह अधिक या सघन क्षेत्रों में की जाती है। यानी जहां पर आबादी अधिक होती है, क्राउडेड प्लेस होता है, वहां पर एक कृषि की जाती है। तो जनसंख्या अधिक होनी चाहिए या उसका घनत्व अधिक हो, वहां पर जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। क्षेत्रों को इसके अविकसित और विकासशील देश। पॉइंट नंबर 4 इसका हो जाएगा इसमें यंत्रीकरण की प्रवृत्ति या इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो किसी भी कंपटीशन में तो जरूर नहीं कि 12वीं क्लास में हो, किसी भी प्रतियोगिता में ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कौन सा कार्य है कौन सा नहीं है, तो उसमें यहाँ पर बहुत सारी हेल्प हमारी हो सकती है। तो जीवन निर्वहन कृषि में यंत्रीकरण का प्रयोग बहुत कम होता है। जीवन निर्वहन कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत कम होती है। इस बात को भी आप रिमार्क कर दीजिएगा कि इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। जीवन निर्वहन कृषि की विशेषता नंबर 7 होगी इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर में जो इसकी पैदावार है यह भी कम होती है। तो ये पॉइंट कहाँ काम आएंगे विशेष तौर पे जब इसकी अपन तुलना करेंगे एक वाणिज्यिक कृषि से करेंगे तो वहां ये काम आएगी। पॉइंट नंबर 8 बनेगा यह कृषि दक्षिण एशिया क्षेत्रों को याद करना बहुत अनिवार्य है। यह कृषि दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका इत्यादि देशों में की जाती है। यानी जीवन निर्वहन कृषि के अंदर यंत्रों का प्रयोग बहुत कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत कम होती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी कम होती है। और यह कृषि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में की जाती है। और पॉइंट नंबर 9 बनेगा इसका यह यानी जीवन निर्वहन कृषि जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में की जाती है। यानी जहां पर जलोढ़ मृदा होती है वहां पर ये की जाती है। और साथ ही जहां पर बलुई मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, वहां पर भी जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। यानी परिवार को पालने के लिए या गुजारा चलाने के लिए अपन ये कृषि कहते हैं जिसका नाम है जीवन निर्वहन कृषि। कुल मिला के हमने पॉइंट इसके 9 पढ़ लिए हैं, दोबारा इसको रिसाइड करेंगे तो सबसे अभी क्लियर हो जाएगा। पहला कि यह जीवन निर्वहन के लिए की जाती है। नंबर 2 अविकसित देशों में की जाती है, विकासशील देशों में की जाती है। अगला पॉइंट होगा यह सघन जनसंख्या के क्षेत्रों में की जाती है। नंबर 4 पॉइंट होगा इसमें यंत्रीकरण की प्रवृत्ति कम होती। कम वाले 3 बिंदु याद रखना है। यंत्रीकरण कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम होता है। तो याद करने का तरीका जब इसके अपन तुलना करेंगे वाणिज्यिक कृषि से वहां इसमें हो जाएगा यंत्रीकरण अधिक होता है, उत्पादकता अधिक होती है, सारा इसका नेगेटिव सेंस में चलेगा। और यह कृषि यानी जीवन निर्वहन कृषि दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में की जाती है। और यह जलोढ़ मृदा और बलुई मिट्टी के क्षेत्रों में विशेष तौर पे की जाती है। अगर अपन इसको चाहें तो एक मैप के माध्यम से भी ढंग से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने वर्ल्ड का मैप है तो इसमें अपन जीवन निर्वहन कृषि के क्षेत्रों को समझने वाला कार्य कर सकते हैं। तो ये तो विकसित राष्ट्र हो गए जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दोनों विकसित राष्ट्र है, यहाँ पर कोई खेतीबाड़ी कृषि नहीं की जाती है। उत्तरी क्षेत्रों में बिल्कुल भी कृषि का संभावना यहाँ पर नहीं है। तो यह जीवन निर्वहन जो कृषि है इसमें अधिक आबादी जहाँ पर है विशेष तौर पे देखा जाएगा
तो जीवन निर्वहन कृषि का जो क्षेत्र है इसमें पूरा का पूरा इंडिया हो गया, इंडिया इस क्षेत्र में होगा, साथ ही पाकिस्तान का जो बेल्ट है ये इसमें होगा, और उसके अलावा ये जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, एक तो दक्षिणी एशिया, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी एशिया, और साथ ही ये का जो बेल्ट है यहाँ का इसको बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इन 3 बेल्ट में विशेष तौर पर यह कृषि की जाती है। और कुछ भाग उत्तरी अफ्रीका का जैसे लीबिया है, सूडान है, और उसके अलावा यहाँ पे नाइजीरिया है, चाड है, और कुछ भाग मिस्र का भी इसमें माना जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कृषि की जाती है, इसका नाम है जीवन निर्वहन कृषि। तो इसमें विशेष तौर पर दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के भागों में जीवन निर्वहन कृषि की जाती है। इसके बाद में अपन प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे इसी कृषि वाले भाग में से, इसी पार्ट में से, गहन या वाणिज्यिक कृषि की विशेषता क्या होती है। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो तो ये आपके जीवन निर्वहन था, और ये है गहन कृषि या वाणिज्यिक कृषि। जैसा कि इसका नाम है तो इसके ऊपर विशेषताओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहली विशेषता, यह कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। उद्देश्य इसका सीधा होगा व्यापार करना, वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य होता है। नंबर 2, यह कृषि विकसित राष्ट्रों में की जाती है। पहला व्यापारिक या अर्थ इसकी प्राप्ति इसका उद्देश्य होता है। नंबर 2, विकसित राष्ट्र होते हैं वहां की जाती है। यंत्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, उसमें था कम, मैंने पहले कहा था। ये दोनों जीवन निर्वहन और गहन कृषि दोनों आपस में विपरीत है, यानी वहां पर था कम होती है, यहाँ पे अधिक होती है। इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, यानी गहन जिसको वाणिज्यिक भी कहते हैं, गहन या वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं। पहला व्यापारिक या अर्थ प्राप्ति इसका उद्देश्य। नंबर 2, विकसित राष्ट्रों में की जाती है। नंबर 3, यंत्रीकरण की प्रवृत्ति इसमें अधिक होती है। नंबर 4, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक होती है, वहां तक कम होती है, यहाँ पे है अधिक होती है। नाम याद रखिएगा, गहन या वाणिज्यिक कृषि। 5वां पॉइंट होगा, इस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी अधिक होती है, उसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। याद रखिएगा, टॉपिक का नाम क्या है, वाणिज्यिक। उत्पादकता भी अधिक होगी, यंत्रीकरण भी अधिक होगा, और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी अधिक होती है। अब इस कृषि में कुछ जो फसलें होती है उसके कुछ नाम लिखे हुए हैं। इस कृषि में चुकंदर, कपास, गेहूं, मक्का इत्यादि अनाज फसलों का बाहुल्य होता है। कपास को छोड़ दीजिए, रसी की फसल है। इसके अलावा चुकंदर है, गेहूं है, मक्का है, इस तरह की जो फसलें होती है, अनाज की फसलें, ये सर्वाधिक होती है। पॉइंट नंबर 7 होगा, प्लस टॉपिक चल रहा है वाणिज्यिक कृषि। यह कृषि विशेष तौर पे प्रदेशों को याद रखा जाए, बहुत ही कंपटीशन इंपॉर्टेंट होते हैं। यह कृषि प्रेरी प्रदेश जो आता है यूएसए के अंदर, पंपाज प्रदेश यह आता है अर्जेंटीना के अंदर, स्टेपीज प्रदेश, स्टेपीज का क्षेत्र आता है रूस, यूक्रेन, बेलारूस का क्षेत्र, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आता है, कैंटरबरी का क्षेत्र है यह आता है न्यूजीलैंड में, इत्यादि क्षेत्रों में की जाती है। इस तरह से हमने कुल मिलाकर 7 पॉइंट में गहन या वाणिज्यिक कृषि को पढ़ लिया है। पहला अर्थ प्राप्ति, नंबर 2 विकसित राष्ट्रों में की जाती है, नंबर 3 यंत्रीकरण अधिक होता है, नंबर 4 इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी अधिक होती है, नंबर 5 प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी अधिक है, नंबर 6 इस कृषि में चुकंदर, कपास, गेहूं इत्यादि फसलें, मक्का आदि भी पैदा उत्पन्न किया जाता है, नंबर 7 यह कृषि प्रेरी प्रदेश, पंपाज प्रदेश, स्टेपीज और वेल्ड और कैंटरबरी इत्यादि क्षेत्रों में गहन वाणिज्यिक कृषि का उत्पादन होता है। अगर अपन चाहे तो इसको भी मैप में देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो अपन इस बार देखते हैं, टॉपिक का नाम है वाणिज्यिक फसलें कहाँ होती है। इसमें विकसित राष्ट्र जितने भी वहां पर ही कार्य होता है, क्षेत्रों को याद रखिएगा। एक तो इसमें होगा जैसे प्रेरी का क्षेत्र, प्रेरी का प्रदेश ये है, पूरा यूएसए का मिडिल पार्ट आता है, कुछ भाग कनाडा का आता है, तो ये बेल्ट हो गया प्रेरी का क्षेत्र। तो प्रेरीज के बेल्ट में वाणिज्यिक कृषि होती है। और उसी प्रकार से जैसे ही इस कटिबंधों में आगे चलेंगे तो ये जो बेल्ट है रूस, बेलारूस, यूक्रेन का क्षेत्र का जो भाग है, तो यहाँ पर भी स्टेपीज का क्षेत्र है, तो ये फसल जो यहाँ फसलें होती है उसी प्रकार की मिट्टी मृदा का क्षेत्र यहाँ पे है, कटिबंध उसी प्रकार का है, तो ये फसल भी सेम वही होती है। तो यहाँ प्रेरी प्रदेश में होती है वाणिज्यिक कृषि और स्टेपीज प्रदेश में होती है वाणिज्यिक कृषि। फिर इसके बाद में अर्जेंटीना का करीब कुछ भाग है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे और ब्राजील का क्षेत्र, यहाँ पर भी
पंपाज बोला जाता है उसको, तो पंपाज के क्षेत्रों में भी ये कृषि की जाती है। साथ ही वेल्स, ये जो दक्षिणी अफ्रीका का जो साउथ का सबसे दक्षिण का जो भाग है, यहाँ पर भी कृषि वाणिज्य की जाती है। इस क्षेत्र का नाम वेल्ड बोला जाता है। और उसके अलावा कुछ भाग न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में यहाँ पर भी एक कैंटरबरी का क्षेत्र है, तो यहाँ पे उत्पादकता भी इस तरह की होती है। तो कुल मिलाकर क्षेत्र हो गए प्रेरी क्षेत्र, स्टेपीज, और उसके अलावा पंपास, वेल्ड और कैंटरबरी का क्षेत्र। विली क्षेत्र यहाँ पर भी है। तो जनरली उस प्रकार से यहाँ पर भी खेती की जाती है, लेकिन जो मैं मोस्टली नाम लिखे उनको हमें याद करना है। उसके बाद में इस प्राथमिक कृषि का प्रश्न नंबर 3 बनेगा, या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। पॉइंट वाइज याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपन इसको इजी वे में आराम से कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ में समझ सकते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं आपके सामने है, इसमें आप देख लीजिएगा। पहली विशेषता इसकी है, यह कृषि भूमध्य सागर के क्षेत्र में की जाती है, पेरिफेरी ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यह कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। नंबर 2, यह कृषि जिन क्षेत्रों में होती, देशों में होती, उसके नाम है मोनाको, मिस्र, इटली, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लीबिया, ईरान इत्यादि क्षेत्र जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, उन्हीं देशों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, क्योंकि उन सभी का जो क्लाइमेट है, जलवायु लगभग समान है। पॉइंट नंबर 3 है, इसमें खट्टे फलों का उत्पादन यथा जैसे कहे अंगूर इत्यादि का बाहुल्य होता है, यानी खट्टे फलों की फसलें सर्वाधिक या पेड़ सर्वाधिक बो जाते हैं। नंबर 4, यह जो फसल इसका जो क्षेत्र है, इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या परिक्षेत्र है, तो यह जो कृषि है इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं व्यापार इन्वॉल्व होता है, यानी यह भी व्यापारिक वाणिज्यिक या अर्थ प्राप्ति के लिए की जाती है। तो इस प्रकार से हमने कुल 3 प्रश्न भी पढ़ लिए हैं। पहला कौन सा प्रश्न था, जीवन निर्भर कृषि। नंबर 2 था गहन या वाणिज्यिक। नंबर 3 था भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं। अगर पॉइंट से हम याद करेंगे तो जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। अगर अपन चाहें तो इसको भी मैप में ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ की जाती है। तो प्रश्न था अपना भूमध्य सागर का। तो जैसा कि इस मानचित्र का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो भाग है, यहाँ पर कृषि की जाती है भूमध्य सागर, यानी अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच का जो बेल्ट है, यहाँ पर एक सागर है, इसका नाम भूमध्य सागर है। और यह सागर सबसे विशालतम सागर है, और इस परिक्षेत्र में जितने भी देश आते हैं या तट आते हैं, वहां पर एक कृषि की जाती है। उसमें से एक मोनाको का क्षेत्र, जैसे मोनाको हो गया, देशों के नाम याद रखें। नंबर 1 मोनाको, और ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, 4 हो गए अफ्रीका के अंदर। मोनाको, ट्यूनीशिया और लीबिया और मिस्र, और साथ ही यूरोप के हो जाएंगे, जैसे स्पेन हो गया, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है और इटली है। इधर से आएंगे तो कुछ भाग इजराइल का है और कुछ भाग ईरान का भी इन्वॉल्व होगा। इस तरह से भूमध्य सागर के आसपास जितने भी देश है उनमें कृषि की जाती है। दोबारा याद करेंगे, मोनाको है, ट्यूनीशिया है, मिस्र है, लीबिया है, और कुछ भाग नाइजर का मान लीजिएगा, स्पेन है, फ्रांस है और पुर्तगाल है, और इटली, स्विट्जरलैंड और ईरान, और कुछ भाग इजराइल का। इन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। उसी प्रकार से प्राथमिक जो कार्य है उसमें से प्रश्न नंबर 4 बनने की जो संभावना, जो पॉइंट्स बने हुए हैं, वो है कि चलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या होती है। पशुचारण के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न 100 का है, उसको याद रखेंगे कि पशुचारण के 2 प्रकार कौन से होते हैं। पहला होता है चलवासी, दूसरा होता है वाणिज्यिक। तो चलवासी पशुचारण की विशेषताएं भी कुछ हमारे सामने इस तरह से है, जिसको अपन बेहतर नंबर के लिए पॉइंट में दोबारा फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं। यह पशुचारण मौसमी होता है, इसको बोला जाता है कि यह एक मौसमी पशुचारण है। नंबर 2, इसमें मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। यह कई बार जैसे कंपटीशन प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता चलवासी पशुचारण की नहीं है, तो इस सारे याद होंगे तो आराम से अपन उसको क्लियर कर सकते हैं। पहला कि यह पशुचारण मौसमी होता है। नंबर 2, इसमें आधुनिकीकरण बहुत कम होता है। नंबर 3, इसमें परंपरावादी यंत्रों या विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कार्यशैली का जो नमूना होता है वो ट्रेडिशनल होता है, उसमें कोई भी इन्वेंशन नहीं होता है, कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। यानी इसमें परंपरावादी यंत्रों का प्रयोग होता है।
विधियां परंपरावादी होती है, ट्रेडिशनल होती है, साथ में कार्यशैली पुरानी होती है। यह भी जीवन निर्वहन के लिए की जाती है, यानी यह जो पशुचारण है यह भी, इसका उद्देश्य भी क्या होता है। अगर प्रश्न आता है कि चरवास पशुचारण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, जीवन का निर्वहन करना। दोनों नहीं मानेंगे, केवल जीवन का निर्वहन। पॉइंट नंबर 5 होगा, यह पशुचारण उत्तरी अफ्रीका, जिसमें अपन चाड, नाइजर, सूडान इत्यादि को मान सकते हैं। उत्तरी अफ्रीका में क्या हो गया, चाड या सूडान में चरवास पशुचारण होता है, और साथ कुछ भाग लीबिया का मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण इसको भी अपन सम्मिलित करते हैं। दक्षिण एशिया और इसमें उत्तरी भारत का भाग, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इत्यादि देशों में किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये क्षेत्र भी उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं लोग माने जा सकते हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। उस तरह से अपन इसको भी 5 पॉइंट में क्लियर कर सकते हैं। तो चरवास पशुचारण की पहली विशेषता, ये पशुचारण मौसमी होता है। नंबर 2, आधुनिकीकरण बहुत कम होता है, परंपरावादी यंत्र होते हैं, जीवन निर्वहन इनका उद्देश्य होता है, और उन देशों में की जाती है जो विकसित अवस्था में नहीं है, अफ्रीका के हो, दक्षिण एशिया के हो, या दक्षिणी पूर्वी एशिया के हो, या दक्षिणी पश्चिमी एशिया के हो। तो आपने अभी कुल 4 प्रश्नों को देखा, दोबारा पर इसको डिसाइड करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपके जीवन निर्वहन कृषि की विशेषताएं, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ ली हमने। और नंबर 2 प्रश्न हमने पढ़ा है गहन या वाणिज्यिक कृषि की विशेषताएं, 7-8 विशेषताएं इसकी पढ़ ली है। नंबर 3 में पढ़ा भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं, इसको भी अपन 4 पॉइंट में क्लियर कर दिया, जो बिल्कुल सिंपल वे में। और लास्ट है चरवास पशुचारण की विशेषताएं कौन कौन सी, जो हमने इस फैक्ट में ले ली है। तो इस प्रकार से अगर अपन पढ़ते हैं फैक्ट को लेकर, तो टॉपिक अपना आसानी से क्लियर होता है। आप सभी का धन्यवाद।